पड़ता है, वहां पे मेरी एक चीनी मिल है। चीनी मिल तकरीबन 20 सालों से बंद है। मेरा ये अनुरोध है सर कि वो चीनी मिल चालू हो ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, और जो बंबई दिल्ली जाके कमाते हैं। भाई एक काम कर, यूपी में कांग्रेस की सरकार बना दो, चीनी मिल खोल देंगे हम। क्या बात, वहां पे कभी ठीक है। I'll just finish it. Hello, how are you? तो राहुल जी, आप बहुत सही समय में आए हैं। मैं सबको ये बता रही थी कि राहुल जी ने रिसेंटली एक डिबेट का इनविटेशन स्वीकार किया है। तो उस डिबेट के ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। तो अरे हाँ ठीक है, राहुल गांधी जैसा हो। ओके, रुको एक मिनट, फिनिश करने दो तभी होगा। तो मोदी जी को हमने कॉल लगाया कि मोदी जी, राहुल गांधी जी ने आपका इनविटेशन स्वीकार कर लिया है, ठीक है। अब आप बताइए, मैं इनएक्ट करके बताती हूँ, ठीक है। हेलो, नमो सर, राहुल जी ने इनविटेशन स्वीकार कर लिया है डिबेट का, आपकी तरफ से क्या जवाब देना है? जी सर डिबेट है तो ऑडिटोरियम में होगी, वहां पे मोर कहां से आएगा? नहीं सर, मोर तो नहीं, सर कुत्ते भी नहीं हो पाएंगे। नो सर, नहीं सर, बाहर की मीडिया अलाउड नहीं होगी ना, ये इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी की तरफ से गया है जी, एन राम जी की तरफ से गया है। हाँ, नहीं सर, नाविका भी नहीं होगी, स्मिता प्रकाश भी नहीं होगी सर, सुधीर को तो शायद अंदर भी नहीं जाने देंगे। नहीं सर, रवीश कुमार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। सॉरी सर, अनफॉर्चुनेटली टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं होगा जी। हेलो, काट दिया लगता है। चलिए मैं भी चलती हूँ, आप राहुल जी को सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने एक बात नोटिस की कि अगर आप युवाओं से पूछें तो इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। किसी भी युवा से पूछो, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला और जो भी मुझसे मिल रहा था 35 साल से कम एज का, वो सब कह रहे थे कि रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता, थक गए हैं ढूंढते वक्त। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप चुनाव का प्रचार देखें तो रोजगार का उसमें कोई मेंशन ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, हमने गारंटीज दी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, मगर मीडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? ये गोदी मीडिया जो है ये किसके हाथ में है? तो हिंदुस्तान में ये जो हैं अदानी अंबानी, ये जो 3 4 5 10 बड़े हैं, आपको क्या लगता है इनको ये रोजगार दिलवाना चाहते हैं या नहीं? क्यों नहीं? हाँ, तो मॉडल मैं आपको बता देता हूं। मॉडल यह है कि प्रोडक्शन चाइना में हो, ठीक है, मतलब मोबाइल फोन, शर्ट, पैंट, ये सब चाइना में बने। फिर हिंदुस्तान के जो मोनोपोलिस्ट हैं वो चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे। क्यों?
क्योंकि कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको चॉइस दी कि देखो ये बना रहे हैं, आपको इसका माल आप आसानी से हिंदुस्तान में बेचकर अपनी मोनोपोली बना सकते हो, या फिर अपने आप बनाओ। आप क्या चुनोगे? ऑटोमेटिकली आप कहोगे भैया बाहर से मिल रहा है, मुझे ठेका है, मैं उठा के बेच देता हूं। तो हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन कहा जाता है, जिसको मेक इन इंडिया कहा जाता है, मेड इन इंडिया कहा जाता है, उसको करने के लिए हमारे सबसे बड़े जो इंडस्ट्रीज वो चाहते ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और बिना प्रोडक्शन के हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे बड़ी 200 कंपनियां हैं, इसमें करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है। सीईओज होते हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं। आपको क्या लगता है ये कितने, हिंदुस्तान के कितने परसेंट, ये जो टॉप मैनेजमेंट लोग हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, हिंदुस्तान के कितने परसेंट है? एक भी नहीं है, आधा परसेंट, आधे से भी कम होंगे। और अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें आपको एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा, किसान का बेटा एक नहीं मिलेगा, मजदूर का बेटा एक नहीं मिलेगा, दलित एक नहीं मिलेगा, आदिवासी एक नहीं मिलेगा, पिछड़ा एक नहीं मिलेगा। एक छोटा सा 1% क्लब है जिसमें ये सब के सब यहीं से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं। और 90% जो हिंदुस्तान की आबादी है वो या तो एग्जाम लेकर थक जाती है या फिर जॉब ढूंढते थक जाती है। बट मीडिया में, नैरेटिव में ये कभी नहीं आता है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं चल रहा था, छोटी बच्ची मेरे पास आई 14-15 साल की। मैंने उससे पूछा क्या करती हो? कहती है मैं आईएएस के लिए तैयारी कर रही हूं। तो मैंने कहा क्या तुम्हें लगता है तुम आईएएस में घुस जाओगी? कहती है हां। तो मैंने कहा ठीक है बताओ, हिंदुस्तान में साल में आईएएस ऑफिसर्स कितने आते हैं, कितने सिलेक्ट होते हैं? आप जानते हो? 300। जब मैंने उससे पूछा वो कहती है 16 लाख। तो आप सोचिए, ये लगता है कि रास्ता है और 300 लोगों के लिए यह हिंदुस्तान में रास्ता है, पर 99.9% लोगों के लिए रास्ता है ही नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो मैंने आईएएस की ट्राई की एंड आई वॉज नॉट गुड इनफ। दिस इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट दैट यू आर नॉट गुड इनफ. It is that the chances of anybody getting into IAS are almost zero. Right? So, लोग एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम लेने की इंडस्ट्री बन रही है, आपकी जेब में से पैसा लिया जा रहा है, और रियलिटी ये है कि ये पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है, ये 1-2% जॉब्स का ड्रामा चल रहा है, और 99% जो एवेन्यूज होने चाहिए वो बंद पड़े हुए हैं. अग्निवीर इज एन एग्जाम्पल. पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा बंद हो रहा है. सरकार में पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, अब ठेकेदारी प्रथा से मिलती है, तो कभी भी आपको मतलब निकाला जा सकता है. तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि 20-25 कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते. आप मुझे बताइए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? आप मुझे बताइए अदानी बनाता क्या है? क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता. अदानी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं. एयरपोर्ट सरकार बनाती है, एयरपोर्ट पब्लिक सेक्टर बनाता है.
और फिर जब बन जाता है तो फिर फ्री गिफ्ट अदानी को दे दिया जाता है। अगर मैंने, आपका नाम क्या है, अगर मैंने जस्टिन को लखनऊ के एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया और कहा लीजिए जस्टिन, ये हमने एयरपोर्ट तैयार किया है, ये सरकार ने बनाया है, ये तुम ले लो, जस्टिन उस एयरपोर्ट को बहुत आसानी से चला सकती है। एडवर्टाइजमेंट बनाएगी, कहेगी भैया एयरपोर्ट चलाना है, टॉप क्वालिटी के लोग आ जाएंगे, बना देगी। वही पोर्ट के साथ हुआ, वही एयरपोर्ट्स के साथ हो रहा है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हो रहा है। तो इंडिया में नॉन प्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है और इसमें सिचुएशन क्या है, वही 20-25 लोग, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मैं उदाहरण देता हूं, अमेठी में हमने पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनवाया। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में दिल्ली में किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को उसका बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर जब मैं अमेठी के बिल्डिंग में वहां गया, पता लगा कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला, इसने सीधा कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, मतलब ये काम भी नहीं कर रहा है, बट पूरा का पूरा करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहा है। पॉलिटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है और फिर वो कहता है भैया तुम इधर आओ, तुम करो। कॉन्ट्रैक्ट कोई और कर रहा है, मार्जिन ये ले रहा है। तो ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी है। और इसमें अगर आप देखें तो जो भी अपॉर्चुनिटीज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और गरीब जनरल कास्ट की थी, उनको एक एक करके हटाया जा रहा है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन है। और अगर आप जीएसटी को भी देखें, जीएसटी में जितना टैक्स गरीब किसान देता है उतना ही टैक्स अदानी देता है। अगर गरीब किसान ने यह शर्ट खरीदी 18% वो देगा, अगर वही शर्ट अदानी ने खरीदी वही 18% देगा। तो ये जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो पब्लिक सेक्टर के बैंक लोन्स जा रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? ओबीसी, दलित, एससी, गरीब जनरल कास्ट की जेब से आ रहा है और सीधा पाइप होके 22-25 लोगों की जेब में जा रहा है और सिचुएशन खराब होती जा रही है क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा आता रहा है। ये इनकी मोनोपोली बढ़ती जा रही है। तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है। ये बेसिक सिचुएशन है और इसको बदलने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, ये जो हमारी 5 गारंटीज हैं, इससे हमारी कोशिश है कि हम गरीबों को डायरेक्टली कैश इंजेक्शन उनके बैंक अकाउंट में डालें, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन सचमुच में शुरू किया जाए, जो मेड इन चाइना है उसका मुकाबला मेड इन इंडिया से हो। तीसरा है कि ये जो मोनोपोलीज बनी हुई हैं, जो 22 लोग हैं जो सारा का सारा काम यही कर रहे हैं, इन मोनोपोलीज को वीकन किया जाए। ये 3 रास्ते हैं जिससे हम आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं। अब आपके कमेंट्स हो, आपके सवाल हो, आप पूछिए। मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, वहाँ एक दिन अटेंडेंस लगता है। यहाँ आने का मतलब मेरा मन था, लेकिन मैं सोच रहा था मैं राहुल जी से मिल नहीं पाऊंगा या दूर ही से देखूंगा तो मतलब मिल पाऊंगा कि नहीं, ये था सर। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ और मेरा नाम सबसे पहले बोला गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और थैंक यू। हाँ, थैंक यू ब्रदर, नाइस। बहुत अच्छा लगा। किसानों के लिए और राइट टू रोजगार के लिए
एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे हम लोगों के लिए? तो हमारी एक गारंटी है चुनाव में, बड़ी इंटरेस्टिंग गारंटी है, जिसमें जो हमने अधिकार दिया ना मनरेगा का, रोजगार का अधिकार, वैसा ही हम एक अधिकार ग्रेजुएट्स को देना चाहते हैं। कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स। और बड़ा सिंपल मॉडल है, जो भी ग्रेजुएट ये अधिकार चाहता है ये सरकार से मांगेगा, और अधिकार 1 साल की अप्रेंटिसशिप का अधिकार है। मैं अमेज़ोन में काम करती हूँ पार्ट टाइम। तो जो जितने मेरा ये मानना है कि हम गिग वर्कर्स के लिए जो उनकी जो वो लोग काम करते हैं, अमेज़ोन, मंत्रा, ब्लिंकिट, सैडोफिक्स, स्विगी, जोमेटो, जो ये सभी वर्कर्स हैं, तो जो ये लोग अपना टाइम देते हैं 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं ये लोग, जो इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके लिए, हैं। और सोशल सिक्योरिटी ना होने की सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, और इनका कोई पंजीकरण नहीं है, कि सिर्फ एक फ़ोन है जिसमें एक ऐप है। अगर कभी कुछ उनके साथ होता है तो क्या वो फ़ोन हेल्प करेगा उनकी? नहीं, क्योंकि उनका कोई भी पहचान नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ उनकी पहचान हो। और उसमें एक अमेज़ोन में एक ये भी है कि मैं अमेज़ोन वेयर हाउस में पार्ट टाइम काम करती हूँ, उसमें भी स्लॉट बुक करके काम करने जाना होता है। हाँ, तो मैं हरियाणा से आई। हमारा जो राजस्थान का गिग वर्कर्स का कानून था, उसके बारे में आपने सुना है? हाँ। था कि आपका जो काम होता है, गिग वर्कर्स का काम होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन बेसिस होता है। तो हमारी थिंकिंग थी कि हर ट्रांजैक्शन का एक परसेंटेज कंपनी आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपके पेंशन के लिए डाले, और वो आपके साथ परमानेंट चले। तो मान लो आपने आज अमेज़ॉन के साथ काम किया, तो जो भी आपने वहां पे ट्रांजैक्शंस किए उसका पैसा आपके अकाउंट में जाए, और फिर मान लो आपने अमेज़ॉन से आप किसी और कंपनी में चले गई, तो उस कंपनी में भी जो आपका पैसा ओरिजिनली अमेज़ॉन का था वो ट्रांसफर हो जाएगा, और वो आपके साथ चलेगा जब तक आप रिटायर करेंगी। हाँ। तो ये राजस्थान का कानून था, बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी कानून है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार आए तो हमारे लिए कुछ नेशनल लेवल पे ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडिया है कि हम बिना कोई सोशल सिक्योरिटी के लोगों से काम ले सकें, और जब भी हम इनको निकालना चाहें, एक दिन में हम इनको निकाल दें, ये एक्चुअली प्रोडक्टिव ही नहीं है, इससे फायदा नहीं होता है। नहीं। ठीक है, वेरी गुड, तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बीटेक ग्रेजुएट के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, ना कोई वैकेंसी आ रही है। जिसमें वैकेंसी आती है तो करीबन 4 साल में 250 से 300 वैकेंसी आती है, 4 साल में एक बार, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की। अगर जो नहीं जैसे कि जो आती है वो जैसे जूनियर इंजीनियर है, उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल 4016 वैकेंसी आई हैं, लेकिन उसमें बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। वैकेंसी या तो आती नहीं है, अगर आती है तो बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता उसमें सर। और अगर मैं आपसे प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, मेरे पिताजी ने 15 लाख रुपए देकर मेरे से बीटेक करवाई, लेकिन एंड में जब मैं जाता हूं, प्लेसमेंट मेरी होती है या तो होती नहीं है। अगर मैं ऑफ कैंपस करता हूं तो उसमें 15,000 रुपये मुझे मिलते हैं। इसमें खुद तो खैर घर वाले को तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और सर मैंने गेट क्वालिफाइड भी हूँ, मैंने गेट क्वालिफाइड हूँ, जो गेट से हम PSU सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में अदर, और उसमें देखते हैं उसमें भी कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए कुछ निकालिए, क्योंकि हर साल 10 लाख बीटेक ग्रेजुएट होते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी आपका क्या प्लान है? सर मेरा प्लान तो यही है कि फिलहाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में मुझे जॉब करनी है, और उसके लिए मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ, वैकेंसी आए।
और प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और कितना पैसा लगा आपका ये पूरी प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस में मेरे पिताजी ने 15 से 16 लाख रुपए लगाया है और अभी बीटेक के बाद करीबन 4 से 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा दिया। और क्या करते हैं पापा? मेरे पिताजी एज अ फार्मर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, 4th क्लास की जॉब से है, वायरमैन। कहाँ पे? ये दिल्ली सचिवालय में थे। ठीक है। हाँ, और सर मेरा एक मैसेज है आपको कि जैसे कि आपने मणिपुर से महाराष्ट्र और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, आपने एक शुभ संकल्प से आपने न्याय यात्रा निकाली जिसमें आपने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत में पिरोने का काम किया, जिससे क्या है कि आपने जो भी मोहब्बत की दुकान आपने खोली, जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है सर, आपने उसको रीजनरेट किया है। सर जब आप प्रधानमंत्री की पद पे शपथ लेंगे ना, उस दिन ये समस्त युवा समाज सिविलाइजेशन डे मतलब कि हमारी जो सभ्यता दिवस मनाएगा। आपने भाईचारे को एक कर दिया, सबसे बड़ा प्रेम ही है हमारे कल्चर में। सरदार उधम सिंह ने जब उन्होंने अपना मतलब गुनाह कबूल किया था जनरल डायर को मारने के बाद, तो उन्होंने किसी ग्रंथ पे हाथ नहीं रखा था, उन्होंने जो हाथ रखा था वो हीर रांझा, जो कि एक प्रेम का प्रतीक है, उसने उसमें हाथ रखा था और कहा था कि मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। सर आपने मेरे देश में प्रेम लेके आए हैं, एकता लेके आए हैं, सम्मान लेके आए हैं। आज हम भाईचारे में हिंदू मुस्लिम और समस्त SC OBC अदर कास्ट में भी हम आराम से एक दूसरे के टिफिन में हम खा सकते हैं, वो भी सर आपकी वजह से है, आपकी मोहब्बत की दुकान की वजह से। थैंक यू सो मच सर। ईश्वर ठीक है। कमी हो। और मेरे क्षेत्र का एक सवाल है कि मेरा गांव जिला गाजीपुर और नंदगंज मेरा मतलब क्षेत्र पड़ता है, वहां पे मेरी एक चीनी मिल है। चीनी मिल तकरीबन 20 सालों से बंद है। मेरा ये अनुरोध है सर कि वो चीनी मिल चालू हो ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले और जो बंबई दिल्ली जाके कमाते हैं। भाई एक काम कर, यूपी में कांग्रेस की सरकार बना दो, चीनी मिल खोल देंगे हम। क्या बात, वहां पे कभी वो कानून हमने कर्नाटक में, तेलंगाना में, राजस्थान में बनाया, वही कानून हम नेशनल लेवल पे बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो हम दिल्ली में ये कानून नहीं बना सकते हैं। सर हम तो कोशिश कर सकते हैं आपको सपोर्ट करने की, वो बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन हम आपसे भी उम्मीद वही करते हैं। नहीं, बट हमारी थिंकिंग है कि ये जो गिग वर्कर्स को बिल्कुल बॉन्डेड वर्कर बना रखा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको हम बदलेंगे, आपको सोशल सिक्योरिटी दिलवाएंगे और मेरी सोच है कुछ ना कुछ मिनिमम वेज या कुछ इसमें भी डालना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा अगला प्रोग्राम है, मगर जो भी आपके सवाल हो, ठहर जाइए एक मिनट, जो भी आपके सवाल हो आप लिख के अगर मनीष को दे देंगे, मैं उनके जवाब आपको दे दूंगा। आप सबका हाँ बोलिए। जैसे राहुल जी ने कमाल जैसे राहुल जी ने कहा है, आपके जो भी सवाल हैं, आपने जो फॉर्म भरा है, सबको जवाब मिलेगा। आखिरी इस कार्यक्रम के बाद आप सबसे संपर्क करेंगे। अभी हम संविधान की शपथ लेंगे। मैं